मोहतरम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, जनाब बस जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब, मुअज़्ज़िज़ साथियों, दोस्तों, हमारे कायदीन कराम और बहुत ही प्यारे कारकुनों, अस्सलाम वालेकुम। इस घर से माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं और जैसे कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने आपको बताया कि ये कितनी पुरानी हमारी एसोसिएशन है। इनके मोहतरम वालिद गिरामी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, एक बहुत अच्छे इंसान थे और मेरा ताल्लुक़ उनसे बहुत ही उम्दा और मज़बूत ताल्लुक़ था। मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं उनका बड़ा एहतराम करता था। ख्वाजा साहब से मेरा ताल्लुक़ कॉलेज के ज़माने से है और वो ताल्लुक़ अल्लाह ताला के फजल करम से किसी ठेस के बग़ैर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और ख्वाजा साहब ने भी मेरे साथ निभाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ख्वाजा साहब की निभाई और निभाना चाहिए एक दूसरे के साथ। मैं आपके साथ भी निभा रहा हूं। अपनी कौम के साथ भी निभा रहा हूं और बहुत मुश्किल वक्त देखे, इक़्तिदार भी देखा और इख्तलाफ भी देखा। इक़्तिदार में भी रहे, हस्ब इख्तलाफ में भी रहे और दोनों बराबर बराबर चलते रहे। अगर आप मेरी वज़ारत उज़्मा के साल गिने और उसके मुकाबले में अगर आप मेरी जेलों के और मुल्क बदरी के और मुकदमात के वो साल गिने तो शायद मेरी मुल्क बदरी और मेरे जेलों में और मुकदमे भुगतने की मुद्दत ज़्यादा लंबी है, लेकिन हिम्मत मैंने नहीं हारी। ना 1993 में हारी, ना 1999 में हारी, ना 2017 में हारी और 2017 से आज तक मुसलसल जो मेरे ख़िलाफ़ या हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ जो सिलसिला चलता रहा है सज़ाओं का, वो कुछ ही देर पहले ख़त्म हुआ है और बिला वजह। या तो हो ना कोई वजह हो तो फिर तो ठीक है, बिला वजह वो मुझे भी समझ नहीं आती कि वजह क्या है। 1993 में वजह क्या थी? इसलिए कि हम इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे बना रहे थे, इसलिए कि पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की कर रहा था, इसलिए कि लोगों को रोज़गार मिल रहा था, इसलिए कि पाकिस्तान में येलो कैब लोगों को मिल रही थी, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत ख़त्म हो रही थी, इसलिए कि हम अपना अगर वो मोमेंटम चलता रहता तो मैं गलत बात नहीं करता, दावे से अल्लाह के फजल करम से ये कहता हूं कि आज पाकिस्तान दुनिया की मजबूत तरीन ताकतों में से एक ताकत होता। ये वो गलत बयानी नहीं मैं कर रहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। हमने खुद अपने मुल्क को पटरी से वो उखाड़ा है, पटरी से उतारा है, उखाड़ा है, बल्कि पटरी उखाड़ दी हमने। तो
फिर कैसे चलेगा मुल्क? जहां आए दिन वजीर आजम बदलते हों और जेलों में जाते हों, मुल्क बदरी होती हो, झूठे मुकदमे बनते हों, झूठी सजाएं मिलती हों, वो कैसे चलेगा मुल्क? बताएं जरा, आप सोच के बताएं कैसे चलेगा? भाई एक घर नहीं चलता, यहां सियालकोट के लोग बैठे, एक फैक्ट्री नहीं चलती भाई, एक इदारा नहीं चलता, तो मुल्क कैसे चलेगा? ये सोचने वाली बातें हैं। मेरा ख्याल है कि जैसे भी किसी ने कहा कि हमारे पास कोई अब मौका नहीं है, ये चेंबर से, मैं आज चेंबर में गया हूं, चेंबर से वहां कहा कि ये अब हमारे पास कोई गलती का कोई अपना जो कहते हैं एतमाल नहीं है। अगर अब भी हमने सबक ना सीखा तो वो अल्लामा इकबाल ने कहा था, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। हम तो पहले ही अपनी दास्तान को कहीं पीछे छोड़ आए हैं। इसलिए हमने बनाया था 1947 में ये मुल्क। जरा सोचते हैं, इसलिए कुर्बानियां दी थी हमने कि आज मुल्क का ये हशर देखेंगे हम। इसलिए हमने बनाया था 1947 में ये मुल्क। जरा सोचने वाली बातें हैं सारी। इसलिए कुर्बानियां दी थी हमने कि आज मुल्क का ये हशर देखेंगे हम। क्या क्या ज्यादा दूर ना जाए, 1993 को छोड़े, 1997 को छोड़ें, 1999 को छोड़ें, जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था, छोड़ दें, चलें, करीब आ जाएं, 2017 में आ जाएं आप। मुल्क कितना खुशहाल था, रुपया आपका मजबूत था। 104 रुपए पे रुपया हमने शुरू किया, 104 रुपए पे ख़त्म किया हमने। एक पैसे का फ़र्क नहीं आया डॉलर के मुकाबले में। और पाकिस्तान में महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बोलो मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आटे का रेट आपको पता है, रोटी 4 रुपए में मिलती है, आपको मालूम है। बाकी चीज़ें मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हर चीज़ आपकी पहुंच में थी। और पाकिस्तान सी पैक पे तेजी के साथ सी पैक लग रहा था। लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया हमने, दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया हमने, और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की रफ्तार तेज से तेज होती चली गई। हमारी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हो गई। और यहाँ बेरोजगारी का रोज बरोज खात्मा होता चला जा रहा था। लोगों को रोटी मिल रही थी, इलाज मुआवजे की सहूलतें थीं, गरीबों को कोई रोटी की परेशानी नहीं थी, बच्चे स्कूल जाते थे, उनकी उम्मीदें बढ़ती चली जा रही थी कि आइंदा हमारा मुस्तकबिल और रोशन होगा। यकायक क्या होता है किसी को बिल्कुल ऐसे जैसे कुल्हाड़ा चला दिया, अच्छा भला हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की? और क्या जरूरत थी उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा छुट्टी, जाओ घर। करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को, वजीर आजम को 5 बंदों ने उठा के वो फेंका। ये ऐसा कहां होता है यार? दुनिया में कहां होता है ऐसे? फिर हम पूछते हैं हम क्यों पीछे रह गए हैं? हमारी क्या वजह है कि हम दुनिया के पस्तरीन ममालिक में हम शामिल हैं आज? कोई भी आप ग्राफ उठा के देख लें, किसी लिहाज से, किसी भी लिहाज से, तरक्की के लिहाज से, खुशहाली के लिहाज से, कानून के लिहाज से, और फिर क्राइम रेट के लिहाज से, और भी बहुत सारी बातों के लिहाज से आप देखें, हम फहरिस्त में सबसे नीचे पाकिस्तान का नाम आता है। ये इतना खूबसूरत मुल्क है कि हम इसको अपना जन्नत बना सकते थे, जन्नत। इतना यहाँ लोगों के अंदर एक माशाअल्लाह
हुनर है कि मैं बयान नहीं कर सकता। अब ये शहर देख लें आप, ये शहर सियालकोट जिससे मुझे बेपनाह मोहब्बत है, इस शहर के अंदर इतना पोटेंशियल है तरक्की का कि ये अल्लाह के फजल करम से दुनिया के एक बेहतरीन तरक्की याफ्ता शहर बन सकता है। अपने पाकिस्तान मुल्क को ये बहुत तरक्की याफ्ता बना सकता है। इतना ही हमारे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन हमने कभी कुल्हाड़ा चलाते वक्त इन चीज़ों को नहीं देखा कि कौन क्या कर रहा है। और उसके बाद हमें तो आप निकालते हो बगैर किसी वजह के, निकालते हो, आंखें बंद कर लेते हो हमें निकालते वक्त, फिर लाते किसको? किसको लाए नवाज शरीफ की जगह पर? आरटीएस को क्यों बना? इलेक्शनों में हेरा फेरी क्यों की? हमारे डब्बों से वोट निकाल के किसी और के डब्बे में क्यों डाले? और ऐसे बंदे को ले आते हैं जिसको सवाए गाली के और कुछ करना ही नहीं आता। जब भी बोलता है तो गालियां देता है। अब मैं क्या किसी की बात करूं? मुझे बहुत ये नहीं कि मैं समझता हूं कि हमारे मुआशरे को, कल्चर को तबाह बर्बाद किया। हमारी कौम तो ऐसी नहीं थी, बड़ी अच्छी कौम थी हमारी। आज उसकी इस्लाह की तरफ हम सारा वक्त ये सोचते रहते कि हम अपनी कौम की इस्लाह कैसे करें हम। और जो मुल्क का हाल हो गया है, मुझ जैसा बंदा 10 दफ़ा सोचता है कि अपने मुल्क को किस तरह से दोबारा डगर पे लेके आए। हम बार बार गलतियां करने के जो है वो नहीं, ठीक है, ज़रा खामोशी इख्तियार करें। हम बार बार गलतियां करने के मुतहम्मल नहीं हो सकते। लेकिन अब सुन ले मेरी बात, मैं बहुत कुछ है, मेरा दिमाग भी उन बातों से भरा हुआ है, दिल भी भरा हुआ है। दिल ज़ख्मी होने के साथ साथ जो है वो उसमें अफसोस भी इस बात का है कि हम क्या बनने जा रहे थे और क्या आज बन गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो कुछ नुकसान हो गया है वो बहुत भारी नुकसान हो गया है, लेकिन उस नुकसान को रिपेयर करना ये भी आपकी और मेरी, हम सब की एक फ़र्ज़ और ड्यूटी है। इसको हर कीमत पे हमने पूरा करना है। अपने मुल्क को हम इस तरह के लोगों के हवाले नहीं कर सकते जो हमारे मुआशरे को बिगाड़ दें, हमारी कदरों को बिगाड़ दें, हमारे कल्चर को बर्बाद कर दें। बिल्कुल नहीं। हमारे साथ जो हुआ वो हुआ है, जुल्म हुआ है, हमने बर्दाश्त किया है, लेकिन कभी हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कभी कोई काम नहीं किया और ना कभी करेंगे। ये बड़ा कीमती मुल्क है भाई, कीमती, हमने बर्बाद तो किया लेकिन बड़ा कीमती मुल्क था ये हमारा, बड़ा कीमती मुल्क है। हम इसको समझें, इस बात को समझें। जो पिछले 70 साल में अपने इस मुल्क के साथ जो किया है, अल्लाह ना करे कोई भी अपने मुल्क, किसी भी मुल्क के साथ ऐसा करे। और हम खुद इसके जिम्मेदार हैं, खुद ऐसे बंदों को लाने के भी हम खुद जिम्मेदार। वो आया नहीं था, वो लाया गया था। लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद जिम्मेदार है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बड़े अरसे के बाद, कई सालों के बाद, जब ये मोटरवे भी शुरू भी नहीं हुई थी, उस वक्त से मैं आपसे मिला था आके, तो आज उसके बाद दूसरी दफ़ा मिला हूँ मैं। और मैंने मोटरवे की बात यहाँ बैठ के की थी और देख लो मोटरवे बन गई अल्लाह के फजल करम से। मुझे खुशी है, आज मैं पहली दफ़ा उस मोटरवे से लाहौर से सियालकोट आया हूँ। लेकिन ये मोटरवे
उस स्टैंडर्ड की नहीं है जिस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए थी। मैंने ये बात ख्वाजा साहब से भी की है कि मुझे तवक्को नहीं थी कि ये मोटरवे इस तरह की बनेगी। अगर मैं सर पे होता तो मैं इस मोटरवे को इस तरह से ना बनने देता। और आपने देखा है कि कहीं मोटरवे नीचे जा रही है, कहीं ऊपर चढ़ रही है, कहीं उतराई है, कहीं खाई है, कहीं कुछ है। ना कोई रेस्ट एरियाज़ हैं, ना किसी जगह को बाथरूम है, ना कोई रेस्टोरेंट है। ये तो उसको तो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से भी एक बहुत बेहतर मोटरवे होना चाहिए था। लेकिन ठहर, फिक्र न करें, बहुत खुशी होती है देखकर के सियालकोट में एक बहुत अच्छा हवाई अड्डा है। एयरलाइन भी माशाल्लाह बन गई है और अब इसको और भी अच्छा एयरपोर्ट बनना चाहिए। ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के लेवल पे आना चाहिए इसको। उसी स्टैंडर्ड का यहाँ पे एयरपोर्ट भी हो, फैसिलिटीज़ भी हों और एयरलाइन भी यहाँ पे दुनिया भर की एयरलाइनें यहाँ पे आएँ। और आज अगर $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है सियालकोट, तो मेरी तो ख्वाहिश दुआ है कि $250 बिलियन की एक्सपोर्ट करनी चाहिए इसको, सिर्फ सियालकोट को। और सियालकोट में वो पोटेंशियल मौजूद है। तो इंशाल्लाह अस्तर नौ तामीर करेंगे पाकिस्तान की। लेकिन आपने गलती फिर नहीं करनी दोबारा। अगर कोई गलती करेगा, नहीं, अगर गलती को करेगा तो पकड़ना भी आपने उसको। इंशाल्लाह कह रहे हैं ना। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। इंशाल्लाह अभी मुझे बड़ी उम्मीद है कि फिर इलेक्शनों के अंदर आपसे मुलाकात होगी। इलेक्शन कैंपेन में मैं इंशाल्लाह फिर सियालकोट आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़। नवाज शरीफ सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि इक़्तिदार से ज़्यादा जेल, मुल्क बदरी और मुकदमात का सामना किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अगर वो मोमेंटम जारी रहता जो हमारे दौर में था तो मुल्क मज़ीद तरक्की करता। इलाज मुआवजे की सहूलियात थी, रोटी की तंगी नहीं थी, बच्चों का मुस्तकबिल रोशन था। किसी ने बिल्कुल ही कुल्हाड़ा फेर दिया।